नमस्कार, बहुत स्वागत है का देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे मोदी कैबिनेट के उस फैसले के बारे में जिस फैसले ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में असहमति जताई है। देश में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी वर्ग और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी को मिलने वाले आरक्षण के अंदर सब कोटा बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार यानी कि 9 अगस्त को संसद भवन में उनसे मिलने आए करीब 100 दलित सांसदों को यह आश्वासन दिया है। देर शाम को केंद्र सरकार ने इसकी विधिवत घोषणा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई ने 1 अगस्त को यह टिप्पणी की थी कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना जरूरी है। इसको लेकर के दलित सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर अपनी चिंता जताई है। 9 अगस्त की शाम में कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसके बाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में कहा कि एनडीए सरकार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान से बंधी हुई है। इस संविधान में एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई भी प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन हमारी सरकार कर रही है, यह भी उन्होंने बताया। बीजेपी के ओडिशा से सांसद रविंद्र नारायण बोहरा ने बताया कि सभी सांसदों ने एक स्वर में पीएम मोदी से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू मत करिए। इस पर प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। बेहरा के अनुसार पीएम ने कहा कि सरकार फैसले का अध्ययन कर रही है। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि सुझाव है। सांसद ब्रजलाल और डॉक्टर सिकंदर कुमार ने भी कहा कि हमारी चिंताओं पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सांसदों की भावनाओं के अनुरूप ही हम काम करेंगे। लेकिन अब यह जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। राज्य में आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं, क्या टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, अब उस पर हम विचार कर लेते हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटते हुए कहा था कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ में नहीं है। 7 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों यानी कि एससी कैटेगरी और अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी कैटेगरी के बीच में भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी थी और कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती है। इसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली शर्त तो यह है कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी भी जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती है। और दूसरी टिप्पणी यह थी कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी भी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का आकलन यानी कि पुख्ता डेटा होना चाहिए। ये 2 अहम टिप्पणियां हुई थी। अब इस फैसले का आधार क्या है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, अदालत ने फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया जिनमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उसमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इसमें कई जातियां पीछे छूट गई हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा देना चाहिए, यानी कि कोटे में कोटा होना चाहिए, कोटा विद इन कोटा। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों में सब कैटेगरी में नहीं बांट सकते हैं। अब इस फैसले के मायने क्या है, ये तो हुआ वो वाली बात कि किस आधार पर इन्होंने ये फैसला दिया है, लेकिन अब इस फैसले के मायने क्या है, इस पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, राज्य सरकारें अब राज्यों में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। लेकिन हालांकि केंद्र सरकार ने इस पूरे मसले में असहमति जाहिर की है। यानी कि अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई है उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन सरकार ने इस पर असहमति जाहिर की है। मसलन क्या हुआ, 2006 में पंजाब ने अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित कोटे के भीतर वाल्मीकि और मजहबी सिखों को सार्वजनिक नौकरियों में 50% कोटा और पहली वरीयता दी थी। अब इस ऐतिहासिक फैसले की हम 4 बड़ी चीजें भी जान लेते हैं। वो 4 बड़ी बातें कौन सी है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दलील दी है, जजमेंट दिया है। पहला तो ये कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है।
अनुसूचित जाति और जनजाति के कोटे में कुछ जातियों की सब कैटेगरी बनाने से अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार और अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं होता है। दूसरा ये था कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित करना चाहिए, दूसरी हकदार ना हो, यानी कि SC ST की पहली पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर उच्च स्थिति तक अगर पहुंच गई है तो दूसरी पीढ़ी को कोटे का हक नहीं मिलना चाहिए, ना दें। तीसरा इसमें यह था कि क्रीमी लेयर को इस दायरे से बाहर करने के लिए नीति बननी चाहिए। सरकार को SC ST श्रेणी के बीच में क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें दायरे से बाहर करने की नीति भी बनानी चाहिए। और चौथी टिप्पणी ये थी कि राज्य सरकारें राजनीतिक लाभ या मर्जी से सब कैटेगरी नहीं बना सकती है। अगर राज्य सरकार मर्जी या राजनीतिक महत्वाकांक्षा से काम करती है तो उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अर्थात यानी कि राज्य सरकार अगर अपने हिसाब से काम करेगी तो हर एक फैसले की न्यायिक समीक्षा होगी और ये काम कोर्ट करेगा। अब अनुसूचित जाति में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के पक्ष में फैसला देने वाले जजों की राय आपको मैं बता देता हूं कि किस जज ने क्या राय दी थी और कितने जज इसके समर्थन में थे। देखिए, सबसे पहले बात करूंगा मैं CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की। सब क्लासिफिकेशन कोटे में कोटा आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि सब कैटेगरीज को सूची से बाहर नहीं रखा गया है। आर्टिकल 15 और 16 यानी कि अनुच्छेद 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब कैटेगरी में बांटने से रोका हो या रोकता हो। सुप्रीम कोर्ट की पहचान बताने वाले पैमाने से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी थी। दूसरी टिप्पणी मैं आपको बता रहा हूं जस्टिस VR गवई की। सब कैटेगरी का आधार राज्यों के आंकड़ों से होना चाहिए। वह अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता है, क्योंकि आरक्षण के बाद भी निम्न ग्रेड के लोगों को अपने पेशे को छोड़ने में कठिनाइयां होती है। EB चिनैया केस में असली गलती यह है कि इस समझ पर आगे बढ़ा कि आर्टिकल 341 यानी कि 341 आरक्षण का आधार है। यह उनकी टिप्पणी थी। तीसरी टिप्पणी जो आपको मैं बता रहा हूं वो जस्टिस गवई की है और इस पूरी जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर ऐसी कैटेगरी है जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। सब कैटेगरी का आधार यह है कि बड़े समूह के अंतर्गत आने वाले एक समूह को ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अनुसूचित जातियों के हाई क्लास वकीलों के बच्चों की तुलना गांव के मैला ढोने वाले बच्चों से करना बहुत ज्यादा गलत है। चौथी टिप्पणी इसमें थी जस्टिस गवई की कि BR अम्बेडकर ने कहा कि इतिहास बताता है कि जब नैतिकता का सामना अर्थव्यवस्था से होता है तो जीत अर्थव्यवस्था की ही होती है। सब कैटेगरी की परमिशन देते वक्त राज्य केवल एक सब कैटेगरी के लिए 100% आरक्षण नहीं रख सकता है। पांचवी टिप्पणी थी जस्टिस शर्मा की। उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस गवई के इस विचार से सहमत हूं कि अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमी लेयर की पहचान का मुद्दा राज्य के लिए संवैधानिक अनिवार्यता बन जाना चाहिए। लेकिन एक महिला जज की मैं बात करने चाहूंगा जो इस पूरे मसले में असहमत थी, और वो महिला जज कौन थी उसका नाम बताता हूं, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इस फैसले में असहमति जताने वाली इकलौती जज रही हैं। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में स्टेट वाइज रिजर्वेशन के कानूनों को हाई कोर्ट्स ने असंवैधानिक बताया है। आर्टिकल 341 को लेकर यह कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना अंतिम मानी जाती है। केवल संसद ही कानून बनाकर सूची के भीतर किसी भी वर्ग को शामिल या बाहर करती है। अनुसूचित जाति कोई साधारण जाति नहीं है। यह केवल आर्टिकल 341 की अधिसूचना के जरिए अस्तित्व में आई है। अनुसूचित जाति वर्गों जनजातियों का एक मिश्रण है और एक बार अधिसूचित होने के बाद एक समरूप समूह बन जाती है। राज्यों का सब क्लासिफिकेशन आर्टिकल
341(2) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ करने जैसा होगा। इंदिरा साहनी ने पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों के नजरिए से नहीं देखा। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल एक नया बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है जो संविधान में पहले से मौजूद नहीं थी। कभी कभी सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों और संविधान में कई तरह के मतभेद होते हैं। इन नीतियों को समानता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मेरा मानना है कि ईबी चिरैया मामले में निर्धारित कानून सही है और इसकी पुष्टि होनी चाहिए। ये एकमात्र महिला जज थी जिन्होंने इस पूरे मामले में असहमति जाहिर की, जबकि आपको बता कि 7 जजों की जो बेंच थी, 7 और 1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया गया था। लेकिन जो महिला जज थी उन्होंने इस पूरे मसले पर असहमति जताई। उन्होंने तमाम प्रकार की टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति कोई साधारण जाति नहीं है। अब इस मसले में हम आगे बढ़ते हैं और ये भी जान लेते हैं कि पिछली सुनवाइयों में अब तक क्या क्या हो चुका है, कब कब इस पूरे मसले की सुनवाई हुई है। देखिए 8 फरवरी का मैं जिक्र करूंगा। 8 फरवरी 2024 कोर्ट ने कहा कि सबसे पिछड़ों को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरों को बाहर नहीं किया जा सकता है। सुनवाई के तीसरे दिन ये था जब बेंच ने कहा था कि मान लीजिए कि बहुत सारे पिछड़े वर्ग हैं, बहुत सारे, और राज्य केवल 2 को ही चुनता है, यानी कि बहुत सारे वर्ग हैं, उनमें से अगर राज्य 2 को चुनता है जिन्हें बाहर रखा गया है, वे इसे चुनौती दे सकते हैं। सबसे पिछड़ों को लाभ देते वक्त राज्य सरकारें दूसरों को बाहर नहीं कर सकती है, वरना यह तुष्टीकरण की एक खतरनाक प्रवृत्ति बन जाएगी। कुछ राज्य सरकारें कुछ जातियों को चुनेंगी और कुछ अन्य जातियों को चुनेंगी। हमें इसका पैमाना बनाना पड़ेगा। 8 फरवरी का ये सुनवाई थी जिसमें कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी। 7 फरवरी की सुनवाई क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट SC ST आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक स्थिति में एक समान नहीं हो सकते हैं। ये 7 फरवरी का फैसला आपको बता रहा हूं। सुनवाई के दूसरे दिन कोर्ट ने कहा कि SC और ST अपनी आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति के मामले में एक समान नहीं हो सकते हैं। ये एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक वर्ग हो सकते हैं, लेकिन वे सभी उद्देश्यों के लिए एक कैटेगरी नहीं बन सकते हैं। इस 7 फरवरी की टिप्पणी है। 6 फरवरी को क्या हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूं। 6 फरवरी 2024 कोर्ट ने पूछा कि क्या IAS और IPS अधिकारियों के बच्चों को कोटा मिलना चाहिए? कितना सही है ये? सुनवाई के पहले दिन, ये पहला दिन था सुनवाई का, सुनवाई के पहले दिन पंजाब सरकार ने दलील दी कि पिछड़े वर्गों में सबसे पिछड़े समुदायों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इस पर बेंच ने सवाल किया कि पिछड़ी जातियों में मौजूद संपन्न उपजातियों को आरक्षण की सूची में क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए। बेंच ने यह भी पूछ ही लिया था कि क्या IAS और IPS अधिकारियों के बच्चों को कोटा मिलना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि इन्हें आरक्षण की सूची से, लिस्ट से क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए। कुछ उपजातियां संपन्न हुई है, उन्हें आरक्षण से बाहर आना चाहिए। ये बाहर आकर बेहद पिछड़े और हाशिए पर चल रहे वर्ग के लिए जगह बना सकते हैं। अब इस पूरे मामले में रिव्यू की जरूरत क्यों पड़ी है? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रिव्यू किया है? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया है? आखिर वजह क्या रही है और उसके आधार क्या रहे? आधार पहले बता चुका हूं, लेकिन रिव्यू की जरूरत क्यों पड़ी है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए 2006 में पंजाब सरकार कानून लेकर आई थी जिसमें शेड्यूल कास्ट कोटा में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को नौकरी में 50% रिजर्वेशन और प्राथमिकता दी गई। 2010 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और कानून खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ में पंजाब सरकार समेत 23 याचिकाएं दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 6 फरवरी 2024 को सुनवाई शुरू की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 6 फरवरी, 7 फरवरी और 8 फरवरी को, 6 फरवरी पहला दिन था, 7 फरवरी दूसरा दिन था और 8 फरवरी तीसरा दिन था। तीनों दिन की जो सुनवाई हुई है पहले मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन 6 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई। पंजाब के जो एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि भर्ती परीक्षा में 56% अंक हासिल करने वाले पिछड़े वर्ग के सदस्य को 99% हासिल करने वाले उच्च वर्ग के व्यक्ति की तुलना में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि उच्च वर्ग के पास हाई क्लास सुविधाएं हैं जबकि पिछड़ा वर्ग इन सुविधाओं के बिना ही संघर्ष करता है। ये
उसका फैसला है। अब सरकार ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट की मंशा से अलग फैसले लिए हैं। कब कब फैसले लिए हैं वो आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कब कब इस पूरे मसले में फैसले लिए हैं। तो देखिए, पहला फैसला शैक्षिक संस्थानों में, इसका भी फैसला पहले दे चुकी है सरकार। शैक्षणिक संस्थानों में सीटें आरक्षित करने का मामला था साल 1951 की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उम्मीदवार की धर्म या जाति के आधार पर सरकार एडमिशन में सीटें आरक्षित नहीं कर सकती है। साल 1951 में सरकार ने संविधान में पहला संशोधन किया और आरक्षण का हक दिया। दूसरा है, इंदिरा सरकार ने चुनाव को चुनौती देने पर फैसला पलटा है। साल 1975 यानी कि 1975 की यह बात है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को रायबरेली चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया था। सरकार ने संविधान में संशोधन किया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर को चुनाव को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध करार कर दिया था और उस पूरे फैसले को रद्द कर दिया था। तीसरा केस है इसमें शाहबानो मामले में गुजारे भत्ते के हक पर फैसला बदला है। साल 1985 में शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ते का हक मांग सकती है। सरकार ने इस फैसले को भी पलट दिया था। चौथा है इसमें SC/ST एक्ट के तहत बिना मंजूरी गिरफ्तारी का मुद्दा। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेनी होगी। जांच किए बगैर FIR दर्ज नहीं होगी। सरकार ने प्रावधान किया कि बिना FIR और बिना किसी की अनुमति के ही गिरफ्तारी हो सकती है। अब देखिए, ये तो वो फैसले थे जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदले हैं समय समय पर, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार रही हो या मोदी की सरकार रही हो, क्योंकि इंदिरा गांधी 1975 में सरकार रही। 1989 के जो मैंने एट्रोसिटी एक्ट का जिक्र किया कि जिस प्रकार से मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संशोधन करने की बात की, जजमेंट दिया एट्रोसिटी एक्ट को लेकर की, तो सरकार ने इस पर भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कानून बनाकर पलट दिया था। लेकिन अब सरकार ने जब इस फैसले पर असहमति जाहिर की है तो उन्होंने अंबेडकर के संविधान का हवाला क्यों दिया? आखिर क्या वजह है? क्या इसके पीछे कोई राजनीति है या बाकी अंबेडकर के नक्शे कदम पर मोदी सरकार चलने की कोशिश कर रही है? अश्वनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले पर विस्तार से चर्चा हुई है जिसमें SC और ST के आरक्षण को लेकर कुछ सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट का यह मानना है कि NDA सरकार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है। वैष्णव ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान के अनुसार SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि SC/ST आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुरूप होना चाहिए। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाने जा रही है, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको कैबिनेट की बैठक में हुई चर्चा के बारे में बता दिया है, लेकिन मोदी सरकार के पीछे कोई राजनीतिक मजबूरी तो नहीं है। एक मसला यह भी हो सकता है, अश्वनी वैष्णव भले ही SC/ST आरक्षण पर अंबेडकर के संविधान का हवाला दे रहे हों, लेकिन सियासी जानकार इस विरोध के पीछे राजनीतिक मजबूरी को भी एक बड़ी वजह मान रहे हैं। NDA की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने साफ कहा कि आरक्षण के मूलभूत प्रावधानों के किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए ऐलान भी किया कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस के खिलाफ में अपील करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बड़ी चिंता यह जताई जा रही है कि कोटे के अंदर कोटा देने से दलित और आदिवासियों की उपजातियों के बीच में तनाव पैदा हो सकता है, और यही कारण रहा कि SC/ST सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने इससे पहले शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी चिंता जाहिर की थी। PM मोदी से मिलने वाले सांसदों में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा कि हम सभी सुप्रीम कोर्ट की बातों से चिंतित हैं। हमें इस फैसले पर चिंतित लोगों के फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सांसदों के साथ गंभीर चर्चा की है, आश्वासन दिया है कि सरकार शीर्ष अदालत की व्यवस्था को लागू नहीं होने देगी। वहीं बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में आग्रह किया है कि क्रीमी लेयर
के मुद्दे पर शीर्ष अदालत की व्यवस्था को लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की भी ऐसी ही राय थी। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि हम मामले को देखेंगे। उन्होंने कहा कि हमें चिंता है, कि आप चिंता मत करिए, हमें इस पूरे मामले की चिंता है। और वहीं इस बैठक के बाद में पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आज SC ST सांसदों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की गई है। SC ST समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को उन्होंने दोहराया है। तो पूरे मसले को आपने सुना कि किस प्रकार से मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात की गई थी और तमाम प्रकार की बातें की गई थी। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। लेकिन इसके इतर अगर बात करूं तो दूसरी डिमांड अब यह उठने लगी है कि इसी सत्र में क्या मोदी सरकार कोई बिल लेकर आने वाली है? क्या मोदी सरकार बिल लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने वाली है? हालांकि इस बिल को लेकर की या कानून को लेकर की ना तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार ने कुछ कहा है और ना ही सोशल मीडिया एक्स पर इस प्रकार की कोई टिप्पणी सरकार की तरफ से आई है। कल जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने भी इसके बारे में साफ नहीं बताया है कि इसी सत्र में सरकार बिल लेकर आएगी या कब लेकर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो SC ST समुदाय है उसमें ये मांग तो जरूर उठने लगी है कि अगर जब तक संसद में कानून नहीं बन जाता या सरकार बिल लेकर नहीं आ जाती है तब तक हमें सरकार की बातों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि कैबिनेट में जिस प्रकार की जो फैसले हुए हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित बताए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मायावती की जिक्र करूं तो मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल लाने की बात मोदी सरकार को कही है कि इसी सत्र में बिल लाया जाना चाहिए। ऐसे में देखना होगा कि क्या मोदी सरकार बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटेगी। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का मैं बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।